क्लास हम लोग मैकेनिक्स के पहला क्लास देखे थे इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और मैं भी बोल चुका हूं कि इस नाम पे बुक पे कोई टॉपिक नहीं है, बट द कंटेंट इज अवेलेबल इन डिफरेंट हेड्स। मैकेनिक्स का कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो मैं शुरू में पढ़ाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग डेप्थ में जाएंगे। और ये सारा जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंसोलिडेटेड करके एक जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा फंडामेंटल को समझ जाने के बाद चैप्टर करने से बहुत बढ़िया समझ में आता है। तो आज चलिए करते हैं थ्योरी का सेकेंड क्लास। थ्योरी इज नॉट येट कंप्लीटेड। इक्विलिब्रियम एनालिसिस लास्ट क्लास हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? A body is said to be in equilibrium if it has no acceleration, no linear acceleration, no rotational acceleration. Also we have seen types of equilibrium: stable, unstable and neutral। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। फिर हम लोग देखे फोर्स कितने टाइप के होते हैं। फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अदरवाइज हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फील्ड फोर्स भी कहते हैं। फील्ड फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जानना जरूरी है टू नो द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग दो किस्म की फोर्सेस देखे थे। नॉर्मल रिएक्शन, दैट व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट दे विल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। Those forces are called normal reactions. Also we have seen tension in a massless thread. When I say thread, it is understood to be a massless one. इसके बारे में दो important point क्या देखे थे? The tension at any section of a thread is defined as the force with which one section is pulling the other section. किसी एक पॉइंट में अगर हमें टेंशन पता करना है किसी थ्रेड में, उसको यहाँ से काटो और देखो वहीं पे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितने जोर से खींच रहा है। टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। ठीक है, इट कैन नेवर बी ए पुशिंग फोर्स। आप थ्रेड लगा के किसी को पुश नहीं कर सकते, इट इज पुलिंग फोर्स। तो टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स विथ विच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। और टेंशन के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखे थे कि व्हेनेवर ए मासलेस थ्रेड, कंटिन्यूअस थ्रेड passes over smooth supports, the tension at every point remains same। हर जगह टेंशन बराबर होता है। To your surprise, I can tell you, suppose I say I go for a case like this. Here is a pulley and here is a block of 2 kg suspended and here is a block of 10 kg suspended. See, now it is quite obvious that 10 kg will go down, 2 kg will go up, but as it is a continuous thread passing over smooth supports, आप कहोगे टेंशन एट A and टेंशन एट B are same। ध्यान रहे, इनको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। That's why I have given you basic definition। क्या है कि टेंशन in a continuous thread is same at every point if it is passing over smooth supports, provided the pulley is smooth। आइडियल पुली किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल तो if the supports are smooth तो हम कहेंगे चाहे कितने भी मास हो, टेंशन इज सेम ऑन आइदर साइड। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, द थ्रेड मस्ट बी मासलेस। अगर ये थ्रेड के जगह एक मासिव रोप होता, रस्सी होता जिसका कुछ मास है, तो टेंशन दोनों जगह बराबर नहीं होता। टेंशन वुड हैव बीन डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हम इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात कर रहे थे। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कोई बॉडी का अगर कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं है, नाइदर देयर इज ए लीनियर एक्सीलरेशन नॉर देयर इज ए रोटेशनल एक्सीलरेशन, इट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या कंडीशन हो? या तो उसके ऊपर कुछ नहीं फोर्स आ रहा होगा या फिर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे होंगे, सबका रिजल्टेंट जीरो है। कौन सा कंडीशन वैलिड है? कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है कि कुछ फोर्स आ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट जीरो है। फर्स्ट कंडीशन की सेकंड कंडीशन, व्हिच वन इज वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वेट तो आ रहा है। अब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, पक्का उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं और हमें इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना है, मतलब क्या क्या चीज देखना है? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, जिसको हम लोग कैसे पता करते हैं?
by seeing how many contact and non-contact forces are there, direction of each force, point of application of each force and magnitude of each force। ये चार चीज को पता करने वाली कहानी को कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो अभी तक हमें एक चीज पता चल चुका है कि अगर कोई बॉडी रखा है तो उसके ऊपर कितने टॉर्क फोर्स आ रहे हैं वो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि सपोज ऐसे हियर इज ए हेमी सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का आधा पार्ट है, ये दूसरा सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पे मान लो और एक सिलेंडर रखा है, मतलब सिलेंडर तो है लंबा, हम इधर से देख रहे हैं। क्या बता सकते हो ऑन सिलेंडर ए, सपोज यहाँ पर ऐसे वॉल सपोर्ट दिया गया है कि ये फिसल ना जाए, क्या बता सकते हो सिलेंडर ए के ऊपर कितने टॉर्क फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस? इट इज इन इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? ऑब्वियसली यू विल से द फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस विल कम व्हेरेवर इट इज इन कॉन्टैक्ट। ये इसके साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, टू कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वन नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स, दैट इज वेट। So there are three forces acting on A. A is in equilibrium because whatever are the three forces acting on it, the resultant of all these three forces must be zero. ठीक है? अच्छा, तो चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कितने टॉर्क फोर्स आ रहे हैं निकालना हमें आता है, बाकी रह गया क्या? हर एक फोर्स का डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर दैट वी स्टार्ट विथ a new term that is called free body diagram। free body diagram, इसको बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग प्यार से FBD कहेंगे आगे, ठीक है, FBD कहेंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नया टर्म है फ्री बॉडी डायग्राम, बारीकी से समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। It is the isolated body diagram, isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with appropriate or proper direction and point of application। ठीक है, और इसके बारे में और एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। When there is no relative sliding, there is no relative motion between two bodies in contact, we can consider them as a single body और थ्री बॉडी डायग्राम। क्या ये दोनों स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, इसका नाम क्यों है फ्री बॉडी डायग्राम? व्हाट इज फ्री हियर? क्या है फ्री यहाँ पे, ये हम जानना चाहते हैं। लेट अस गो टू दिस पॉइंट। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं वो सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। तो हम डायग्राम करके दिखाना चाहते हैं कि कितने फोर्स आ रहे हैं। लेट मी गिव यू ए सिंपल फिगर। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए स्फीयर and this sphere is now trapped between a vertical wall and an inclined plane. Suppose this angle is given 60 degree। आपको अगर कोई पूछेगा क्या ये स्फीयर अभी रेस्ट में, आप कहोगे हाँ रेस्ट में, फंसा हुआ है इधर, तो किधर जाएगा? ऑब्वियसली इट इज एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में है? तो एनी लेमैन विल से बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द वॉल एंड द इंक्लाइंड प्लेन,
सो ये रेस्ट में। लेकिन असलियत में ये वाल और इंक्लाइन प्लेन के चलते रेस्ट में नहीं है। ये वाल इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, ये प्लेन इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है और ग्रेविटी इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है। वो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, इसलिए ये बैठा हुआ है ना। चलो, आई वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पीरियड। अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो लेट अस मेक द बॉडी फ्री। इस बॉडी को फ्री करते हैं। ये बॉडी यहाँ पे क्या है, वॉल के साथ कांटेक्ट में है। अब ये वॉल को निकाल दो। जैसे हम वॉल को निकाल देंगे, दिस बॉल विल फॉल ऑन टू दिस साइड। नाउ दिस बॉल इज नॉट फॉलिंग, व्हाई? द वॉल मस्ट बी पुशिंग इट। दैट मींस द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द वॉल एंड द बॉल इज ए पुशिंग फोर्स। Wall is pushing the ball, and that is what is the normal reaction force. The force has to be normal to the surface of this ball. तो obviously अगर हम करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस और हम वॉल से इसको फ्री किए, वॉल को हटा दिए और अगर हम इसके ऊपर हम ये फोर्स को लगा देंगे, वॉल वाला फोर्स को, तो बिना वॉल का भी ये रह सकता है। सपोज ये रिएक्शन फोर्स F1, you remove the wall, apply that force, the ball can remain in equilibrium. Here we are ignoring friction at all surfaces. Friction जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। We are assuming all surfaces to be smooth. अच्छा, अब सोचो बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहते हैं। Let us make it free from all its contact. Inclined plane को निकाल देंगे, ये बॉल गिर जाएगा। अब क्यों नहीं गिर रहा है? Plane must be pushing it. Pushing मतलब प्लेन इसके ऊपर एक इधर को फोर्स दे रहा है, and that force is again a normal reaction. तो हम कहेंगे the force due to the inclined plane on this is like this. Call it F2. In addition to that, there are two contact forces and a third force, that is the force of gravity, which is acting like this. These are the three forces acting on the body, and the body is in equilibrium. So this diagram is called a free body diagram, but the diagram is not complete. Let us go back to the definition and see what the diagram demands. The diagram demands it is the isolated body diagram. Isolated means nothing is in contact with the body. जितने सारे contact में चीजें थे सारे को निकाल दिए. It is the isolated body diagram where all external forces acting on the body, not by the body. All external forces acting on the body. By the body कुछ नहीं दिखाना है. उसके ऊपर जो forces आ रहे हैं acting on the body are shown with proper direction and point of application. क्या हम सारा force का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर्ली दिखाए हैं? हाँ, ये फोर्स यहाँ पे आ रहा है, ये फोर्स यहाँ पे आ रहा है, वेट सेंटर पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखाए हैं। डायरेक्शन, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट है। हाँ, इनका डायरेक्शन बताना क्या है? ये कुछ टेढ़ा दिख रहा है, कितना टेढ़ा दिख रहा है बताना जरूरी है। व्हाट इज दिस एंगल वी मस्ट नो, बट इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द फोर्स हियर इज समथिंग लाइक दिस। Can you tell me what is this angle? Because this force is a normal reaction. तो ये एंगल कितना होगा? Obviously 30 डिग्री होगा। हम कहेंगे ये फ्री बॉडी डायग्राम अभी कंप्लीट हो गया। This is the complete free body diagram जिसमें हर एक फोर्स का डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर प्रॉपर्ली शोन। क्या फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया? हाँ, तो चलिए हम लोग और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, लेट मी कीप इट फॉर योर नॉलेज समवेयर हियर। ये आपको समझ में आ गया, आई कीप इट हियर। नाउ आई गो फॉर अनदर केस। ठीक है, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वाल है और ये कोई एक स्फीयर है जो वाल के सहारे झूल रहा है by a thread. A thread is connected to the wall and to the sphere. The sphere is in equilibrium. We want to draw the free body diagram. और क्या दिया है कि सपोज हम कहेंगे ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और हमें पता करना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में? पहले हम लोग लेंगे स्फीयर एंड विल मेक इट फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स। बताओ ये वॉल बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? वॉल निकाल देंगे तो ये भागेगा इधर, अभी नहीं आ रहा है मतलब ये उसको पुश कर रहा है। वॉल मस्ट बी गिविंग ए पुशिंग फोर्स एंड दैट फोर्स इज अगेन नॉर्मल टू द सरफेस। हम लोग देख चुके हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मूथ सरफेसेस ओनली।
तो here you will see here is a force of pushing exerted by the wall। एक फोर्स ये है, call it F1। एक उसका अपना वेट होगा, एक वेट है, call it W। ये थ्रेड इस बॉल को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? हम जानते हैं threads always pull, they cannot push, that means there must be a pulling force like this। और वो जो फोर्स है उसको हम कहेंगे टेंशन इन द थ्रेड। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम में जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारा दिखाया गया है? हाँ। सारा का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखाया गया है? हाँ। क्या सारा का डायरेक्शन प्रॉपर्ली दिखाया गया है? वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, F1 इधर को है। ये टेढ़ा कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। ये कितना टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। कितना टेढ़ा है कैसे पता करेंगे? ये सोचो तो ये जो टेंशन है ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है? थीटा। तो हम कहेंगे इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा कर रहा है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। थोड़ा सा ये फिगर को मैं ठीक से ड्रॉ करूं। यस, थ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पहले क्वेश्चन आते थे थ्री बॉडी डायग्राम के लिए सब्सटेंशियल मार्क रहता था। आई कॉल इट टेंशन T एंड दिस इज द एंगल थीटा। ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है। अब ये सारा फोर्सेस का डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली दिखा दिया हूं। तो दिस इज व्हाट इज द थ्री बॉडी डायग्राम। क्या सबको समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी का थ्री बॉडी डायग्राम करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेट मी गिव यू वन मोर केस, अब जिसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए कि थ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। सपोज आई गो फॉर वन मोर केस। ठीक है, सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक स्फीयर है। दिस इज व्हाट इज ए सिलेंडर। चलो ये एक सिलेंडर है, ये चलो मानते हैं दूसरा सिलेंडर है, और ये उसके ऊपर तीसरा सिलेंडर है। ठीक है, और ऐसे रखेंगे तो ये दोनों फिसल के भाग जाएंगे। उनको भागने से अपोज करने के लिए हम यहाँ पर दो वाल रख दिए। नाउ वाल्स आर हियर। क्या दिया है? हर एक सिलेंडर का रेडियस R है। इसका भी R है, इसका भी R है, और इसका भी रेडियस R है। दिया है थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A। ऊपर वाला स्फीयर का थ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। ऊपर वाला स्फीयर का थ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि चीज क्या है। चलिए पहले ऊपर वाले स्फीयर के ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर विल बी फोर्स एंड देयर विल बी फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स के बारे में क्या बताना, ये तो सबको मालूम है, सीधा नीचे W। अच्छा, अब यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट फोर्स मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स, क्योंकि इसको निकाल देने से ये गिर जाएगा। ये इसको गिरने नहीं दे रहा है, मतलब पुश करके रखा है। सो हियर मस्ट बी सम पुशिंग फोर्स, कॉल इट F1। हियर मस्ट बी सम पुशिंग फोर्स, कॉल इट F2। ठीक है, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहे हैं टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं। ये टेढ़ा फोर्स का डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। ये कितना टेढ़ा है वो नहीं जानेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा। चार चीज था हमें निकालने के लिए। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, हर एक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग वी हैव सीन। Here in three body diagram we are giving importance on direction and point of application। बाकी रह जाएगा मैग्नीट्यूड, जिसको हम इसके बाद निकालेंगे। तो अब सोचो, ये जो फोर्स है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, ये जो फोर्स है that is normal to the surface of the sphere, and when it is normal to the surface of the sphere obviously it will pass through the center, है कि नहीं। हम कहेंगे normal to the surface of the sphere will obviously pass through the center। अगर आप ऐसे देखोगे, normal to the surface of the sphere will always pass through the center। इसको normal होगा तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना। Similarly, normal to the surface of the sphere will again pass through the center, है कि नहीं।
अच्छा, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये रेडियस r है, ये r है, तो ये हो गया 2r, ये हो गया 2r, और ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? ये भी 2r है। इज इट नॉट लुकिंग लाइक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? The triangle form is looking like an equilateral triangle. तो what is this angle? This angle is 60 degree. इसका मतलब हुआ जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं F1, that is making some angle 60 degree with the horizontal. What about this one? Same 60 degree. और अगर थोड़ा हम इंटेलिजेंटली देखें इन चीजों को, सिमेट्री से पता चल रहा है ये दोनों के ऊपर बराबर दबा के बैठा है। ये जितना फोर्स लगाएगा ये उतना ही फोर्स लगाएगा, और जितने अननोन होंगे हमें वो सारे को निकालना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखेंगे ये जितना फोर्स दे रहा होगा ये उतना ही फोर्स दे रहा होगा, अलग होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम कहेंगे दोनों फोर्स को F1 कह देंगे। आई विल कॉल ईच फोर्स टू बी F, but by magnitude they have to be same, though their directions are different. डायरेक्शन डिफरेंट हुआ था, क्या हुआ? मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करने के लिए हमें सिर्फ F का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो अभी मैं और एक दूसरा केस देता हूं। सपोजिंग आई विल से द सेम केस एज अबोव। Here is a sphere, say of radius 2 meter. Okay, this is suspended by a thread from a wall. ठीक है, थ्रेड का लेंथ भी दिया हुआ है। थ्रेड का लेंथ कितना है? 2 मीटर, ऐसे करके दिया। और कुछ डाटा नहीं दिया, पूछा है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर एंगल वगैरह दिया था, यहाँ पर दिया नहीं। और हमें मालूम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत आसान है। वी हैव टू शो ऑल कांटेक्ट फोर्सेस। पहले मैं स्फीयर बना दिया और ये वॉल इसको पुश कर रहा है जैसे प्रीवियस केस में किए थे, और ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है, ये टेंशन T है और देयर इज ए वेट। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सारे टेढ़े फोर्स कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। ये टेढ़ा दिख रहा है, कितना टेढ़ा है। अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और इस फोर्स को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, यू सी इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से देखो तो थ्रेड का लेंथ 2 मीटर, रेडियस इज आल्सो 2 मीटर, द एंटायर थिंग इज 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर। व्हाट अबाउट दिस एंगल? से इट इज थीटा। तो व्हाट इज cos थीटा हियर? इफ यू ऑब्जर्व cos थीटा इज कमिंग दिस लेंथ जो कि 2 मीटर है, by this length that is 4 मीटर है, 2/4। क्या थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिख रहा है? हाँ। From the given data we could find that theta is 60 degree। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ये जो फोर्स है that is making 60 degree with the horizontal। क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीजें? ऐसे आपको एनालिसिस करके पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, और उसके लिए थोड़ा दिमाग की जरूरत होता है। तो कोई भी अगर डाटा दिया रहेगा यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाना है? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विथ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। चलिए, अगर आपको इतना बढ़िया समझ में आता है, आई वांट यू टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम इन दिस केस। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, किसी सिलेंडर के अंदर है, थोड़ा गोल नहीं हुआ तो इसको दूसरा बनाते हैं। आई विल से हियर इज ए स्फीयर, है ना, ये एक स्फीयर है यहाँ पे, और इसको कहेंगे तो दूसरा स्फीयर है उसके लिए। ये जो स्फीयर है दूसरा स्फीयर, ये स्फीयर कुछ यहाँ पे रखा है। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। ये फिगर यहाँ पे रखा है और ये किसी एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, क्या दिया है कि इस स्फीयर का रेडियस r है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और क्या दिया है
द बेस लेंथ और बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 3r। नाम इसका A है, नाम इसका B। ड्रॉ 3 बॉडी डायग्राम ऑफ A का 3 बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, A का 3 बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिए A का 3 बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द 3 बॉडी डायग्राम ऑफ A। ठीक है, ट्राई यू कैन डू। जो डाटा दिया गया है उस डाटा को ध्यान से देखना है और 3 बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है। आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, अब देखना है कि कितना सही है कितना गलत है। मुझे 3 बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी O का। ठीक है, O का A का 3 बॉडी डायग्राम। हाउ मेनी फोर्सेस? 3 फोर्सेस। एक फोर्स ये वाल पुश कर रहा होगा, एक ये B इसके ऊपर पुश कर रहा होगा और एक उसका वेट है। हाँ, चलो इसको F1 कहते हैं, इसको हम कहेंगे F1 और अरे ये क्या, दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2। ये सीधा ये टेढ़े वाले फोर्स के बारे में पता करना है कि ये कितना एंगल कर रहा है। हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो फोर्स यहाँ पर ये दे रहा है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। व्हेन इट इज नॉर्मल टू द सरफेस इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। हाँ सर, ये तो सबको मालूम है। नया क्या है? नया ये है कि सोचो, मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ सीधा नीचे, या कि यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? सोचो तो क्योंकि ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, तो बाकी ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा? दिस विल बी आल्सो इक्वल टू r। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये डिस्टेंस है r, इधर को है r, तो बीच में ये डिस्टेंस रह जाएगा r। अच्छा, ये r है, ये 2r है और ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कहोगे? हियर cos थीटा कितना है भैया? r/2r। नहीं तो थीटा हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब हमें 3 बॉडी डायग्राम बनाना आता है। ठीक है, 3 बॉडी डायग्राम बनाना आता है। सो हमें 3 बॉडी डायग्राम बनाना अभी सीख गए हैं हम लोग, और ढेर सारे केसेस हम लोग आगे देखेंगे, ढेर सारे केसेस देखेंगे, डोंट वरी। तो विल लर्न मोर व्हाइल सॉल्विंग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इसमें ज्यादा समय नहीं देते हैं। एक बार हमें 3 बॉडी डायग्राम मिल गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बाकी रह गया? पता क्या चल गया है? नंबर ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बाकी रह गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? लेट अस प्रोसीड। बिफोर वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, वी गो फॉर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला प्रॉपर्टी, इफ ए सिंगल फोर्स acts on a body, the body cannot be in equilibrium। ये बात सही है। एक ही फोर्स आ रहा है तो रिजल्टेंट कैसे जीरो? इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सबको आता है। If two forces acting on a body keep it in equilibrium, then क्या कंडीशन होने से, अगर दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो होना है नहीं? इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेट एक्सीलरेशन जीरो होना है। एक्सीलरेशन जीरो होने के लिए दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? द फोर्सेस मस्ट बी, क्या होना चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या ये काफी है? कोई भी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा तो ये रेस्ट में रहेगा? हाँ, अगर हम कहेंगे ऐसा 10 न्यूटन दे रहे, ऐसा 10 न्यूटन दे रहे, तो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर जीरो हो गया, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन थोड़ा सोचो तो,
यहाँ पे कोई एक डंडा रखा है, इस पे मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन यहाँ पे, और यहाँ पे एक फोर्स दे रहा हूँ 10 न्यूटन। There are two equal and opposite forces acting on the body. Will this danda be at rest? No, it will rotate. तो खाली इक्वल एंड ऑपोजिट होना काफी नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के साथ साथ और क्या है, अगर हम कहेंगे कि डंडा ऐसा होता, डंडा अगर ऐसा होता और ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो ऐसा आता और दूसरा फोर्स यहाँ पे आता, हाँ तब तो ये इक्विलिब्रियम में रहता। मतलब the forces must be equal and opposite and they must have a common line of action and they should have act along same line। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। आजकल बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, यस नो मे बी मे नॉट बी, ऐसे करके लिख देंगे। तो आपको क्या लिखना है, मे नॉट बी, मे बी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा, जरूरी नहीं है। इफ दे आर हैविंग ए कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। दो पॉइंट देखिए, क्या ये दो पॉइंट समझाने की कोई जरूरत है, नहीं समझाएंगे क्योंकि सबको समझ में आता है। पॉइंट नंबर 3, if three forces acting on a body, three forces acting on a body keep it in equilibrium, then their line of actions must be parallel और concurrent। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में नहीं है और इसको लेके न्यूमेरिकल इतना चुटकी से बनेगा। दिस मेथड इज नॉट अवेलेबल इन एनी एग्जिस्टिंग बुक। आप देखोगे कॉन्करेंसी को लेके हम लोग इतना आसानी से न्यूमेरिकल बना देंगे, बाकी लोग ढूंढते रह जाएंगे। वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके निकालेंगे, हम लोग चुटकी में निकालेंगे। एनीवे, क्या है मतलब इसका, बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, if three forces acting on a body keep it in equilibrium, तीन फोर्स किसी बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं तो उनका लाइन ऑफ एक्शंस या तो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। लाइन ऑफ एक्शन मतलब सपोज दिस इज व्हाट इज ए फोर्स गिवन इन ग्राफिकल फॉर्म। लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, arrowhead gives you the direction, and this line along which it is acting is called line of action. This is acting along this line. Okay, keeping all these things in mind, let us understand. Suppose here is a danda held in equilibrium. How? You are pushing somewhere here, someone else is pushing here, you are pushing here. क्या ये डंडा by choosing suitable value of these forces, क्या ये डंडा इक्विलिब्रियम में रह सकता है? हाँ, रह सकता है। और ये डंडा अगर इक्विलिब्रियम में है, you clearly see their line of actions, तीन फोर्स आ रहे हैं, तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ पैरेलल दिख रहे हैं। सो लाइन ऑफ एक्शंस मस्ट बी पैरेलल और कंकरेंट। अगर पैरेलल नहीं है तो दे मस्ट बी कंकरेंट। मतलब अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डंडा है, जिसके ऊपर ऐसा एक फोर्स आ रहा है, कॉल दिस इज ए फोर्स। सपोज इस डंडे के ऊपर एक ऐसा फोर्स आ रहा है और एक फोर्स आ रहा है, ऐसा फोर्स आ रहा है, और आपको चाहिए कि इसको पुश करके रोक के रखोगे। यहाँ पर आपको एक फोर्स लगाना है, तो ऑब्वियसली फोर्स नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स देगा, किस डायरेक्शन में ये फोर्स देगा, जानने के लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप इन इक्विलिब्रियम, देन देयर लाइन ऑफ एक्शंस मस्ट बी पैरेलल और कंकरेंट। कंकरेंट मींस दे मस्ट पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। देखो तो ये जो फोर्स है ये कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है ये कुछ ऐसा है,
जगह तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा कुछ दूसरे तरीके से करता हूँ। आई विल शो यू, आई विल मेक इट लिटिल स्मॉलर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस वे। ठीक है, ये है। अब ये देखो, इस केस में हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है, दिस इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फर्स्ट फोर्स, दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स। कौन सा? ये वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसा? ऐसा। सी दिस टू फोर्सेस आर मीटिंग हियर, their line of actions are meeting somewhere here, their line of actions are meeting somewhere here। मतलब अगर आपको एक थर्ड फोर्स यहाँ पे लगाना है, वो भी नीचे की तरफ दबाते हुए, तो that force must be applied in some direction along this line, तभी जाके ये बॉडी शायद इक्विलिब्रियम में रहेगा। आपको ऐसे पुश करना पड़ेगा। थोड़ा टेढ़ा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब हुआ कि तीनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दे मस्ट बी कन्वर्जिंग एट ए सिंगल पॉइंट, दे मस्ट बी कंकरेंट, दे मस्ट बी पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, दे मस्ट बी कंकरेंट। समझ में आया क्या? और आपको बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सी आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्फीयर held in equilibrium। ये एक स्फीयर, ये त्रिकोणीय डायग्राम हम लोग कर चुके हैं। आप ये स्फीयर को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ कौन सा फिगर लग रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इन व्हिच केस द बॉडी इज अपीयरिंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। पहला केस में स्फीयर को ऐसे बांध दिया गया है, दूसरा केस में स्फीयर को ऐसे बांध दिया गया है, तीसरा केस में स्फीयर को ऐसे बांध दिया गया है। No other data is given. Surfaces are smooth. कोई फ्रिक्शन नहीं है। पूछा है बताओ ये तीनों में से कौन सा केस में आपको लग रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? ए बी सी। क्या ए में कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है? देखो तो, ए में रह सकता है? नहीं। अगर ऐसे करके छोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ये घूम जाएगा। नहीं, ऐसे घूम जाएगा। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं। क्या बी इक्विलिब्रियम में? क्या सी इक्विलिब्रियम में? आपको बताओ, आपको क्या लग रहा है कौन सा बॉडी अभी तीनों में से कौन सा बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है? आचार्य बाबू, ए बी सी में से कौन सा? सी। बी लग रहा है किसी को। ये सी देखो तो, सी में यहां पे देखो, द फोर्स इज पुलिंग हियर। इस केस में कोई स्फीयर को ऐसे रखोगे तो रहेगा, ये फिसल जाएगा और ऐसा पोजीशन में थ्रेड आ जाएगा। इट नीड्स ए लिटिल इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस विद मटेरियल वर्ल्ड। यू डोंट ऑब्जर्व थिंग्स हैपनिंग अराउंड, इसीलिए छोटे मोटे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। कैन यू थिंक बी, समवन सेज दैट बी विल बी इन इक्विलिब्रियम। सोचो तो, मैं फिगर को फिर से दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ये एक वॉल है, यहाँ पर कोई थ्रेड को ऐसे बांध देंगे, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं, ये फिसल जाएगा ऐसे। अगर ऐसे बांधे होते तो ये इक्विलिब्रियम में रहता। रीडिंग, ठीक है, उतना इमेजिनेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इंजीनियर क्या? ठीक है, बड़ी तकलीफ हो जाएगा आगे आगे। तो ए में नहीं रह सकता, बी में नहीं रह सकता, सी में रह सकता है। क्यों? लेट अस ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ ए। व्हाट आर द फोर्सेस? थ्रेड इज पुलिंग, हाँ ठीक है, वॉल इज पुशिंग, वेट इज एक्टिंग। देखो तो ये जो तीन फोर्स है, क्या आपको ये तीनों कंकरेंट देख रहे हैं? अरे ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, ये तो उनके साथ मिल ही नहीं रहा है। Their line of actions are neither parallel nor concurrent. The body can never be in equilibrium. Think for the second case. Weight is acting like this. Here is a reaction force of the wall. Thread is pulling like this. क्या ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कोई कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है? आपको लग रहा है? नहीं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये बीच में काट रहा है। जबकि if you go for the third case, you see this is pulling in this case in this direction, this is pushing in this direction, and there is a reaction force like this, there is a weight like this. You clearly see all the three forces are passing through a common point. So this can be a possible case of equilibrium. These two cannot be the positions of equilibrium. समझ में आया क्या? आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अगर तीन फोर्स है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन कंकरेंट है, और या फिर
देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल, तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगेन आप उल्टा मत समझ लेना, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो। If three forces acting on a body keep it in equilibrium, then their line of actions must be parallel or concurrent. But remember, the converse is not true. But the converse is not true. मतलब कोई भी तीन फोर्स बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और तीनों कंकरेंट है, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं। अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स कंकरेंट हो गए। कोई तीन कंकरेंट फोर्स हो जाने से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मैं कहूंगा एक डंडा ऐसा है, इधर में दिया 100 न्यूटन, इधर एक दिया से 100 न्यूटन और इधर में लगा दिया 5 न्यूटन, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल है, हाँ इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं 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 नहीं, अगर इक्विलिब्रियम में है तो देयर लाइन ऑफ एक्शन शुड बी आइदर पैरेलल और कंकरेंट। लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल और कंकरेंट तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं लिख रहा हूं बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तीन फोर्स के चलते तो तीनों फोर्स क्या होंगे? या तो उनका लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। क्या मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूं सबको? यस सर, नो? यस सर। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताओ कि यहाँ पर कोई एक बॉडी रखा हुआ था, ऐसा कोई एक बॉडी रखा हुआ था। क्या हुआ? इस बॉडी के ऊपर इसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं। एक फोर्स आ रहा है ऐसे, ठीक है, दूसरा फोर्स आ रहा है ऐसे और इसका वेट आ रहा है यहाँ पे, और तीसरा फोर्स आ रहा है ऐसे। क्या ये तीन फोर्स मिलके इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? यस, नो? Is the body in equilibrium? क्वेश्चन है। अगर इक्विलिब्रियम में होते तो तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल होते या कंकरेंट होते? क्या ये पैरेलल है? नहीं है। कैसे? तो कंकरेंट है। देखते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा, इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। Are they passing through a common point? No. So your answer is a big no, because the equilibrium property is not exhibited. The line of actions are not passing through a common point, nor they are parallel. समझ में आ रहा है? अगर आपको सचमुच समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप देना। I am giving you a case. Suppose हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक डंडा है, इस डंडे को अगर हम दो बराबर लेंथ वाले थ्रेड से बांध देंगे और झुला देंगे तो ऐसे झूलेगा। मान लो एक थ्रेड का लेंथ छोटा कर देंगे, दूसरा थ्रेड का लेंथ बड़ा कर देंगे, तो कैसे होगा? मान लो कि एक थ्रेड का लेंथ छोटा कर दिए ऐसा, दूसरा का बड़ा कर दिए, तो ये ऐसा सीधा नहीं झूलेगा, ये टेढ़ा झूलेगा। अभी हमें पता करना है कौन सा फिगर इज ए फिगर ऑफ इक्विलिब्रियम। हियर इज ए डंडा, ठीक है। I am giving you 3 similar cases, आपको बताना है कौन सा केस सही दिख रहा है, कौन सा केस सही दिख रहा है, आपको बताना है इनमें से कौन सा फिगर सही है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, 2 केस हो गया। और ये बनाने में इतना दिक्कत हो रहा है तो काम कहाँ होगा। ये केस है एक, ये है दूसरा केस, यहाँ पे रख देता हूं और मान लेता हूं कि और एक केस, ठीक है। तो हम कहेंगे ये है तीसरा केस, 3 केसेस। ये तीनों केस को थोड़ा ध्यान से देखिए। कोई डंडे से, ये 3 डंडे को, यूनिफॉर्म डंडा को झुला के रखा गया है इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक थ्रेड ऐसे लगा है,
एक थ्रेड ऐसे लगा है, दूसरा केस में एक थ्रेड यहाँ पे लगा है, ठीक है, और एक थ्रेड यहाँ पे लगा है, तीसरा केस में एक थ्रेड ऐसे लगा है और दूसरा थ्रेड ऐसे लगा है। थोड़ा तीनों फिगर को आप बारीकी से देखो और बताओ इनमें से कौन सा है केस ऑफ इक्विलिब्रियम। बांध दिए, यहाँ पर बंधा गया, यहाँ पर बांधा गया, ठीक है, अलग अलग लेंथ की थ्रेड है। चूज करेक्ट फिगर फॉर इक्विलिब्रियम। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है, गिवन ए बी इज ए यूनिफॉर्म बार। मैं ये जो बात पे आपको इतना इंपोर्टेंस दे रहा हूं ना, ये बुक में आपका है ही नहीं। मैं क्यों इंपोर्टेंस दे रहा हूं? क्योंकि बुक वाले न्यूमेरिकल उनकी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है तो देख के आंसर बताओ। तो दिस एक्स्ट्रा फंडा व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स, इवन इन जेईई बुक्स दैट आई एम गिविंग, बुक में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। तो चूज करेक्ट फिगर फॉर इक्विलिब्रियम गिवन ए बी इज ए यूनिफॉर्म बार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर सही है, कौन सा फिगर सही है आपको पता करना है, ठीक है, आपको पता करना है कौन सा फिगर सही है, ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो कौन सा फिगर सही है। Which figure is correct? चलिए सोचते हैं, चलिए सोचते हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो और उसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, तो तीनों फोर्स को या तो पैरेलल होना है या फिर कंकरेंट होना है। मैं देखता हूं यहां पे एक फोर्स ऐसे आ रहा है, ये थ्रेड, अगर मैं बार का फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा, यहाँ पे कोई थ्रेड इसको खींच रहा है, सिमिलरली इस केस में ये थ्रेड भी पुल कर रहा है, यहाँ पे ये थ्रेड पुल कर रहा है, यहाँ पर ये थ्रेड पुल कर रहा है, यहाँ पे ये थ्रेड पुल कर रहा है। तो तीसरा फोर्स क्या है फ्री बॉडी डायग्राम में? वेट। वेट इज द थर्ड फोर्स। द वेट इज द थर्ड फोर्स दैट मस्ट बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द बार व्हिच इज लाइक दिस। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो तीन फोर्स हम दिखा रहे हैं दे आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट? नो, दे आर नॉट पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। इस केस में where the weight is acting, weight must be acting at the middle। और क्या ये जो तीनों फोर्स हम दिखाए their line of actions are passing through a common point? No, they are not passing through a common point. If you go for the third case, weight must be acting somewhere here at the center of this, and what about the line of action? You say line of action of the three forces are almost passing through the same common point। तो लग रहा this can be a case of equilibrium। यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फोर्स इस पॉइंट से जा रहे हैं, ये इस पॉइंट से नहीं जा रहा, नहीं, ये दोनों फोर्स इधर से जा रहे हैं। The line of action of this force and this force are passing through this point, but the line of action of weight is not passing through that point। So तीनों फिगर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? C is correct। C can be a position of equilibrium। क्या सबको समझ में आया? Yes। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताना चाहता हूं। I want to tell you a theorem। That theorem is called Lami's theorem। कोई आपको ये थ्योरम नहीं पूछेगा, मतलब इसका डेरिवेशन या प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है, एप्लीकेशन आपको करना है। दिस से पार्ट इन मैथमेटिक्स। लेमी वाज ए मैथमेटिशियन। मैं लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ, क्या मालूम मैथमेटिक्स टीचर भी आपको कब बताएंगे, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अंधेरे में नहीं रहना है। लेट अस प्रोसीड। ये थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लो, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का सामने वाला साइड को कहेंगे स्मॉल है, सी का सामने वाला साइड स्मॉल सी, बी का सामने वाला साइड स्मॉल बी। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है? कहता है साइन ए बाई ए
इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। दिस इज व्हाट इज द थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? साइन ए बाई लेंथ ए इज इक्वल टू साइन बी बाई लेंथ बी इज इक्वल टू साइन सी बाई लेंथ सी। प्रूफ करने चाहेंगे तो प्रूफ भी बहुत आसान है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ, लेकिन आपको स्कूल वाले नहीं पूछेंगे। लेकिन आप में से कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनको चाहिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मालूम, वो आगे चल के मेरे बाद फिजिक्स भी कोचिंग पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको जब आपके बच्चे पूछेंगे कैसे हुआ, ये मत बोलना कि हमारे सर बोले थे, नहीं, ऐसे हुआ क्योंकि उसका प्रूफ ऐसा है। प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर, आई कॉल दिस पॉइंट टू बी। चलो मैं इस पॉइंट को कहता हूं पी। ये लेंथ कितना है? ए। भूल जाओ इसको, फिलहाल अभी इसको भूल जाओ। नाउ इन ए पी बी ट्रायंगल, इन प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फॉर्मूला फाइनली याद रखना है। इन ए पी बी ट्रायंगल, ठीक है, इन ए पी बी ट्रायंगल। ए पी बी ट्रायंगल में आप जानते हो दिस एंगल इज बी। क्या कहोगे आप साइन बी के बारे में? साइन बी इज इक्वल टू ए पी बाय ए बी बाय ए बी। बट व्हाट इज ए बी? ए बी is nothing but small c, so it is AP by small c. अच्छा, in the other triangle, कौन सा? APC ट्रायंगल। APC ट्रायंगल अगर आप देखोगे sin c क्या होगा भैया? sin c will be equal to AP by AC. It is AP by AC. AC कितना है? AC is nothing but small b, so it is AP by small b. अब ये दोनों को ध्यान से देखो और आपको मिलेगा क्या? मिलेगा ये कि अगर हम sin b by sin c निकालेंगे, sin b by sin c is equal to sin b by sin c निकालेंगे तो ये आ जाएगा b by c। जस्ट डिवाइड करो दोनों को, AP कैंसिल हो जाएगा। It will be coming out to be b by c. c is the length, not angle. इससे क्या पता चल गया? पता चल गया sin b by b is equal to sin c by c। क्या सबको समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बजाय अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, प्रूफ करते, तो मिल जाता हमें sin c by c is equal to sin a by a। तो आई कैन से सिमिलरली, सीधा सीधा मैं बताता हूं, सिमिलरली आपको मिल गया sin a by a is equal to sin b by b is equal to sin c by c। ये हो गया लैमिस थ्योरम। सर इस थ्योरम का क्या काम है? बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, ठीक है, बड़े काम की चीज है। क्या कहता है ये थ्योरम? लेट अस वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अभी मकसद क्या रह गया है? मकसद ये रह गया है कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड मैग्नीट्यूड पता करना है। थ्रू फ्री बॉडी डायग्राम वी कुड नो व्हाट इज द डायरेक्शन एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बाकी रह गया है मैग्नीट्यूड, निकालने में मदद करेगा कौन? लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहता है लैमिस थ्योरम फॉर मैकेनिक्स? मैकेनिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे? लैमिस थ्योरम को मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। लैमिस थ्योरम, इसकी एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा हूं। क्या कहेगा मैं समझा भी दूंगा आपको, कोई आपको पूछेगा नहीं कैसे हुआ, आपको फॉर्मूला याद रखना है। इफ 3 concurrent forces acting on a body keep it in equilibrium, then they satisfy लैमिस थ्योरम। क्या लैमिस थ्योरम? थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है।
सपोज कोई एक बॉडी है, इसको तीन फोर्स खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। नाम इसका F1, नाम इसका F2, नाम इसका F3। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज गामा। तीन फोर्स कोई बॉडी को खींच रहे हैं as shown in figure। अगर F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 means the body is in equilibrium। As shown if F1 plus F2 plus F3 is equal to 0, then F1 by sin alpha is equal to F2 by sin बीटा is equal to F3 by sin गामा। समझो, F1 by sin opposite angle, F1 by sin of angle between F2 and F3 क्या है अल्फा। F2 by sin of बाकी दोनों के बीच में जो एंगल रह गया क्या है बीटा, sin बीटा is equal to F3 by sin of angle between F1 and F2 sin गामा। ये कंडीशन लेमिस थ्योरम से आया है। सर लेमिस थ्योरम का इसके साथ क्या रिलेशन हुआ सर? हाउ कम लेमिस थ्योरम एक जगह है ट्रायंगल में, ये आ गया दूसरी जगह में। हाउ यू कैन अप्लाई लेमिस थ्योरम हियर so confidently? I can tell you. If I go for a case of equilibrium, you know, कोई बॉडी के ऊपर अगर चार फोर्स आ रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे पॉलीगॉन लॉ, पहला फोर्स ऑर्डर में ले लो, दूसरा फोर्स, फिर तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स। The closing side of the polygon taken in reverse order gives the resultant of all these। याद है कि नहीं? बचपन में हम लोग पढ़े थे पॉलीगॉन लॉ में, याद है कि भूल गए? यस। अगर हम कहेंगे चार फोर्स को ऑर्डर में लिए, लेने के बाद पता चला, या पांच फोर्स को ऑर्डर में लिए, ऑर्डर में लेने के बाद पता चला कि वो ऐसे ही क्लोज हो गए, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीस फोर्सेस? जीरो। अब कोई बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उनका रिजल्टेंट जीरो है, मतलब उन तीनों फोर्स को अगर हम ऑर्डर में लेंगे तो दे विल फॉर्म ए पॉलीगॉन। एंड व्हाट इज दैट पॉलीगॉन? दैट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। व्हेन थ्री फोर्सेस टेकन इन ऑर्डर हैव रिजल्टेंट जीरो, दे विल फॉर्म ए क्लोज्ड ट्रायंगल। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये अगर F1 है, ये एंगल आएगा कितना? F2 और F3 के बीच में एंगल। हमारा केस में क्या था? F1 बाय F2 और F3 के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। क्या आपको याद है व्हाट वाज एंगल बिटवीन F2 एंड F3? सपोज ये F2 है, ये F3। F2 और F3 के बीच में एंगल, यू नो एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन हेड डायरेक्शन। दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा। सिमिलरली दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज पाई माइनस बीटा। दिस एंगल इज गामा, so this angle is pi minus gamma, है ना? अब हम क्या कहेंगे बाय लेमिस थ्योरम? F1 by sin pi minus alpha, F1 by sin pi minus alpha is equal to F2 by उसके सामने जो एंगल है कौन सा है? sin pi minus beta is equal to F3 by sin pi minus gamma। और आपको मालूम है कि sin pi minus theta is same as sin theta। सो ये पूरा चीज बन गया sin alpha, sin beta, sin gamma। Are you getting? आपको कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, मेरा काम था बताना, मैं बता दिया। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या समझ में आ गया? कि अगर तीन कंकरेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, then the forces will satisfy Lami's theorem। अब ये बड़ी पावरफुल थ्योरम है, काफी स्कूल में इसको नहीं बताते, कुछ स्कूल में बताते हैं, कुछ स्कूल में नहीं बताते हैं। It all depends कि they go for other methods also। हमें भी ढेर सारे मेथड देखना है, तो लेमिस थ्योरम से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक कोई छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपल सा केस ले लेते हैं। सपोज हम कहेंगे पहला क्वेश्चन जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किए थे, यहाँ पर कोई एक स्फीयर है जिसका मास है सपोज 6 kg, और क्या हुआ
ये स्फीयर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है वॉल के साथ और यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन के साथ रखा हुआ है, दिया है कि सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा है? दिस पॉइंट का नाम दिया है ए, ये पॉइंट का नाम दिया है बी। इन फिगर शोन फाइंड रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग एट ए एंड बी। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। बस यहां तक पहुंचने के लिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी तक इतने सारे की पॉइंट्स कर रहे थे। सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये पता करना था। और लास्ट क्लास से अब तक हम लोग चिल्लाते इतने सारे की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं और अपना गोल को पाते हैं। तो फिगर तो दे दिया है, सॉल्यूशन विल गो लाइक दिस। चलिए सॉल्यूशन यहां से शुरू करते हैं। लेट मी डू दिस सॉल्यूशन हियर। पहले मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर द थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। और हमें मालूम है कि स्फीयर का जो थ्री बॉडी डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। स्फीयर का अपना एक वेट है, द वेट इज एक्टिंग हियर। कितना वेट है? मास है 6 kg। मास m होने से वेट होता है mg, तो 6 kg मास का वेट कितना होगा? 6 into g। g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना लेते हैं हम लोग? 10 ले लेते हैं। सो यू से इट इज 6 into g, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक, और क्या फोर्स है? और एक टेढ़ा फोर्स है। हाँ, थोड़ा इसको यहाँ लिखते हैं। लेट मी राइट समवेयर हियर। इधर आ जाओ, इधर आ गया। ठीक, अब मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक फोर्स आ रहा है ना, जो हमें पता भी करना है कि कितना है। ठीक है, और क्या है? और ये वॉल्यूम उसको पुश कर रहा है। मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ। ए का रिएक्शन फोर्स नाम है आर ए, ये बी का रिएक्शन फोर्स नाम है आर बी। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ है? नहीं। टेढ़े वाले कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। क्या कोई मुझे मदद करेगा? ये एंगल कितना है यहाँ पे? व्हाट इज द एंगल हियर? 60 डिग्री। हाँ, ये 60 डिग्री। थ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। वी हैव शोन नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस। कुछ लोग ना वेट को ऐसे दिखा देते हैं, नो, ऑलवेज शो फ्रॉम हियर। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड देयर डायरेक्शन। बाकी रह गया मैग्नीट्यूड पता करना। मैं यहाँ पे एक नया टर्म बोलता हूँ जो पहले मैं नहीं बोला था। आई कैन कॉल इट पॉइंट डायग्राम। ऐसा हम कब कहते हैं? व्हेन वी आर डीलिंग विथ concurrent forces। ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट दिख रहे हैं आपको? तीनों फोर्स क्लियरली दिख रहे हैं कि कंकरेंट है। ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है। दे आर ऑल पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। द थ्री फोर्सेस आर कंकरेंट। ऐसा केसेस में हम क्या करते हैं? पॉइंट डायग्राम बनाते हैं। मतलब वी अस्यूम द बॉडी इज श्रिंकिंग टू ए पॉइंट। नाउ इट इज ए पॉइंट मास। लेकिन जो जो फोर्सेस आ रहा था वो सब दिखाएंगे। जैसे पहला फोर्स क्या था बताओ? पहला फोर्स इसके ऊपर आर ए था, इधर को ये हो गया, बॉडी श्रिंक कर गया है, ये है आर ए, ये आर बी था, तो ये आर बी। बात एक ही है, ये अगर स्फीयर है इसको ऐसे आर ए में पुश करो या इधर से आर ए से खींचो, एक ही बात है ना। इस बॉडी को यहां से पुश करो या यहां से उतने ही फोर्स में पुल करो, इफेक्ट विल बी सेम बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, all the three are remaining same, so there will be no change in effect। ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। और एक वेट है। वेट कितना है? 60 न्यूटन। हाँ, ये सारा चीज मालूम चल गया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो ये एंगल है, कौन सा? ये वाला एंगल। कितना है ये एंगल? ये एंगल इज नथिंग बट 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? हाँ, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले क्या आया, लैमिस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे इतना करने के बाद, बाय लैमिस थ्योरम। कितना इंटरेस्टिंग नाम है, लैमिस थ्योरम। ग्रेट मैथमेटिशियन है, ठीक है। अब अगर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कितने सारे चीज ये हमने दिए। एनीवे पूरा कैलकुलस को बाईपास करने की कोशिश की, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अलजेब्रिकल बना दिए। एनीवे लैमिस थ्योरम, ये जो लैमिस थ्योरम है इसमें अगर हम लगाएंगे, तीन फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या हम लिखेंगे, आर ए बाई साइन सम वैल्यू इज इक्वल टू आर बी बाई साइन सम वैल्यू इज इक्वल टू 60 बाई साइन सम वैल्यू। लुक एट द थ्योरी जो हम लोग लिखे थे, तीन फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर आ रहे थे, तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 था, एंड सी द लैमिस थ्योरम फॉर्मूला कमिंग। क्या था, F1 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, F2 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, F3 बाय साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। नाउ टेल मी RA बाय साइन कितना लिखेंगे, 150 डिग्री। पूरा एंगल ले लेना, कितना है 150, पूरा एंगल हो गया, ये हो गया 150। वेरी गुड, यू रिमेंबर, सो इट इज 150 डिग्री। आरबी बाय क्या लेंगे, साइन, क्लियरली दिख रहा है 90, और 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन बाय साइन कितना लेंगे, व्हाट विल बी द एंगल हियर, 60 न्यूटन बाय 120, है ना। अब अगर सबका वैल्यू डालेंगे, अब तो कुछ लोगों का माथा घूमने लगा, हम तो सर वैल्यू ही याद नहीं रखे, वो बताएंगे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मैं जो फीस लिया हूं वो फिजिक्स के लिए है, ठीक है। आपको ये सब चीजें खुद याद करके आना पड़ेगा। आज बता देता हूं, अगले क्लास पूछोगे 2 रुपया पर वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज याद रखना, साइन 150 इज 1/2, साइन 120 इज √3/2। जिनको मालूम था ठीक है, जिनको नहीं था तो 2-4 रुपया भेज देना। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, आर ए बाय साइन 150, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर बी बाय साइन 90। बताने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है, आर बी बाय साइन 90 दैट इज 1, एंड दैट इज इक्वल टू 60 बाय साइन 120, साइन 120 इज √3/2, √3/2, 2 गया ऊपर, ओहो √3/2, लेट मी राइट इट क्लियरली, √3/2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। क्या ये कैलकुलेशन से हमें आरबी मिल जाएगा, दोनों को इक्वेट करो, आरबी का वैल्यू क्या आ गया, दिस बाय दिस, 2 गोज अप, इट इज 120/√3 न्यूटन। क्या हमें आरए पता चल गया, आरए को इसके साथ इक्वेट करो, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, एक दूसरे को खा जाएंगे, क्या मिलेगा 60/√3 न्यूटन। यू सी the reaction forces at A and B have magnitude 120/√3 न्यूटन and 60/√3 न्यूटन। क्या आपको समझ में आ रहा है ये लैमिस थ्योरम कितना पावरफुल है आपको मैग्नीट्यूड देने में? क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस। अब अगर आपको कोई भी केस दिया जाता है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है एंड दैट इन्वॉल्व्स 3 कंकरेंट फोर्सेस, लैमिस थ्योरम का अपना लिमिटेशन है भैया, हर जगह नहीं लगा सकते, फोर्स होना चाहिए 3, 4 हो गया लामी बाबा गायब हो जाएंगे, बोलेंगे हम नहीं कुछ कर सकते। 3 फोर्स होगा तो ठीक है, और क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, 3 भी है और पैरेलल हो गए तो लैमिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बट यू विल सी इन योर क्लास 11 लेवल मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, 95% ऑफ द न्यूमेरिकल्स विल बी इन्वॉल्विंग 3 फोर्सेस एंड कंकरेंट। तो ऑब्वियसली लैमिस थ्योरम विल बी वेरी यूजफुल इन थिंकिंग एंड सॉल्विंग। यही चीज को स्कूल वाले बहुत ही लंबे तरीके से करेंगे, वो लंबा तरीका भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि 4 फोर्स होने से कोई दूसरा तरीका है नहीं, वो फिर करना पड़ता है, तो हम लोग उस तरीके को भी सीखेंगे। लेकिन जब 3 फोर्स है, लैमिस थ्योरम लगा के थोड़ा सा रफ वर्क करके हम फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को आप बढ़िया से हजम करो, आगे आओ, अगले क्लास हम लोग इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास,
तब तक के लिए जय हिंद।